गुड आफ्टरनून बच्चों आज जो कक्षा 12th की जो हमारी ये क्लास होने जा रही है उसमें हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत अपना जो है आगे के टॉपिक हिंदी व्याकरण में है वो देखेंगे। तो बच्चों आपका जो पाठ्यक्रम था 12th क्लास में वो मैंने आपको अच्छी तरीके से आपकी पहली जो प्रथम जो कक्षा हुई थी ना उसमें समझा दिया था कि आपके इसमें 2 तो पाठ्य पुस्तकें हैं और इसके अतिरिक्त इसमें आपको जो है रचना वाला पाठ और हिंदी व्याकरण को रखा गया है। तो बच्चों हमारी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 क्लासें हुई थी उनमें भाग 3 तक भाग नंबर 1, 2 और 3 तक हमने अपठित गद्यांश और पद्यांशों को जाना, जिसमें हमने ये समझा कि हमें जो है किस तरीके से हमारे क्वेश्चन पेपर में अगर नहीं पढ़े हुए अपठित यानी कभी नहीं पढ़े हुए, कभी जिन्हें हमने रीड नहीं किया हुआ है वह गद्यांश आ जाता है या हमारा काव्यांश आ जाता है तो हमें उसे किस तरीके से करना है, तो उसको हमने 3 क्लासों में जानने और समझने का प्रयास किया। तो बच्चों गद्यांश और पद्यांश आपके रचना के अंतर्गत था और रचना के अंतर्गत प्रतर लेखन है, सृजनात्मक लेखन है, वो टॉपिक भी हम जानेंगे और समझेंगे। लेकिन आज भाग की जो कक्षा 12 की जनरल हिंदी की हमारी क्लास होने जा रही है ना उसमें मैंने आपका हिंदी व्याकरण का टॉपिक लिया है भाषा, लिपि, बोली एवं व्याकरण। भाषा, लिपि, बोली एवं व्याकरण। यहाँ पर बच्चों मैं बता देती हूँ कि हमारा टॉपिक तो ये एक है, प्रकरण तो एक है, लेकिन इसी में हमारे 4 बिंदु 4 टॉपिक छोटे छोटे सब टॉपिक जो है वह चलेंगे, जिसमें हम पहले बच्चों भाषा के बारे में जानेंगे, फिर दूसरा लिपि के बारे में जानेंगे, फिर बोली के बारे में जानेंगे, फिर व्याकरण के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण किस शास्त्र का नाम है और व्याकरण से हम क्या क्या सीखते हैं और व्याकरण की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। तो यह सब कुछ जानने से पहले यह हमारा जो प्रकरण है ना आज वाला भाषा, लिपि, बोली एवं व्याकरण, इसमें हम सबसे पहले भाषा वाले टॉपिक को समझते हैं। कौन से टॉपिक को समझते हैं? भाषा वाले टॉपिक को समझते हैं, जिसे हम लैंग्वेज भी कहते हैं। तो बच्चों पहले मैं समझा देती हूँ कि भाषा किसे कहते हैं। सामान्यतः बच्चों इस संसार में जो मनुष्य है ना वही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, सोचने समझने की और विचारने की शक्ति दी है। साथ ही ईश्वर का जो वरदान है ना वो एक और मनुष्य को मिला है, वह है उसकी वाणी। क्या है? वह है उसकी वाणी, जिसे वाक भी कहा जाता है। तो संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो विवेक और बुद्धिमान तो है ही, साथ ही उसे ईश्वर के वरदान के रूप में वाक अर्थात वाणी भी मिली है और वह वाणी के माध्यम से, बोली के माध्यम से ही अपने भाव व विचारों को जब प्रस्तुत करता है, दूसरों के सामने रखता है, दूसरों के भाव व विचारों को सुनकर समझता है, तो उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भाषा कहते हैं। अब देखो यो तो है ना हमारा जो शरीर है ना उसमें काफ़ी सारे अंग प्रत्यंग है, हाथ है, पैर है, मुंह है और मुंह में भी देखो बच्चों आँख, नाक, कान, जीवा आदि कई अंग छोटे छोटे हैं। लेकिन अगर हम आँखों के द्वारा संकेत करें, हाथों के द्वारा संकेत करें, हम मुंह के द्वारा बिना बोले ही संकेत करें तो क्या वो हम अपनी बात को अच्छी तरीके से समझा सकेंगे? अर्थात हम नहीं समझा सकेंगे। लेकिन हम बोल करके जब अपनी बात किसी को कहेंगे, अपने विचार और भावनाएं जो है दूसरे के सामने रखेंगे तो वो तुरंत हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को समझ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो भी भाव होते हैं, हमारे जो भी विचार होते हैं उन्हें हम बोल करके अपने उच्चारण स्थलों के माध्यम से जिन ध्वनियों का प्रयोग करके बोलते हैं, हमने भाव व विचारों को प्रस्तुत करते हैं और दूसरे के भाव व विचारों को समझते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर मैं एक बात और बता देती हूँ कि केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जो इस संसार में हमें विविध प्रकार के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं ना वो भी अपनी बात किसी न किसी तरीके से कहते हैं। जैसे कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और जो
कुत्ता है वह भौ भौ करता है, गाय रंबाती है, और इस तरह सभी पशु पक्षी जो है ना, कोयल कू कू करती है। तो सभी पशु पक्षी, सभी प्राणी किसी न किसी तरीके से अपने भाव व विचार जो है प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन बच्चों, मनुष्य जो कुछ बोलता है ना, उसमें जिस तरीके से अच्छे से वो अपने भाव व विचार समझा सकता है और जिस तरीके से अपने विचारों को रख सकता है, उसे ही भाषा कहते हैं। पशु पक्षियों की बोली को हम भाषा नहीं कह सकते हैं। तो बच्चों, ये तो मैंने भाषा के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। अब हम जो है आज की हमारी भाग 4 की कक्षा में भाषा का अर्थ, भाषा की व्युत्पत्ति और भाषा की परिभाषा, इसके साथ साथ ही हम जो है भाषा के प्रकार और भाषा की विशेषताएं, इन 5 पॉइंट्स पर, 5 सब बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं लिख रही हूँ यहाँ पर भाषा का अर्थ या भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति जो रचना है ना, वो किससे हुई है, भाषा शब्द किससे बना है। तो यहाँ पर पहले हमने भाषा को जाना, लेकिन भाषा शब्द किससे बना है वो हमें जानना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो द्वार्षिक हो, आ सकता है लघु उत्तरात्मक में एक शब्द वाले में कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है। तो बच्चों मैं समझा देती हूँ। भाषा शब्द संस्कृत के, भाषा शब्द संस्कृत भाषा के, संस्कृत से मतलब संस्कृत भाषा के, भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। किससे बना है बच्चों? भास धातु से बना है, जिसका अभिप्राय है, बना है जिसका तात्पर्य है व्यक्तवाणी। क्या है? व्यक्तवाणी। और व्यक्तवाणी किसकी? मनुष्य की। तो ये तो मैंने पहले भाषा शब्द का अर्थ यहाँ पर लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति जो रचना हुई है वह संस्कृत के कौन से धातु से हुई है बच्चों? भास धातु से। कौन से धातु से हुई है? भास धातु से हुई है। और भास का अर्थ होता है व्यक्तवाणी या व्यक्त वाक या व्यक्त बोली। तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य, बच्चों की मनुष्य जो कुछ भी अपने मुंह से बोलता है वही क्या कहलाता है? उसे ही व्यक्तवाणी कहते हैं। अर्थात मनुष्य की अभिव्यक्ति ही भाषा है। और भाषा शब्द जो है संस्कृत के भास धातु से बना है। अब हम देखते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा, तो भाषा की परिभाषा जो है ना, शॉर्टकट में छोटी सी जो परिभाषा है ना, वो इस तरीके से है। जिस माध्यम से मानव अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने संप्रेषित करता है उसे ही भाषा कहते हैं। उसे ही भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही भाषा कहते हैं। तो परिभाषा में मैंने लिखा है कि जिस माध्यम से मनुष्य या मानव अपने मन के भाव एवं विचारों को दूसरों के सामने संप्रेषित करता है, यहाँ पर शब्द है संप्रेषित करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। तो संप्रेषित का अर्थ होता है बच्चों कम्युनिकेशन। क्या होता है? कम्युनिकेशन या संचार करना, अर्थात व्यक्त करना। मान लो कि आपके घर पर कोई आया है और अगर वो व्यक्ति आया है और वो आपको कुछ कहना चाह रहा है तो वह बोलकर ही अपनी बात आपको कहेगा, और आप भी बोलकर उसकी बात जो है समझेंगे, उसे समझाएंगे, उससे बातचीत
करेंगे। तो जिस माध्यम से, जिस सोर्सेस से, जिस स्रोत से हम अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं, दूसरों के भाव विचारों को समझते हैं, उसी कम्युनिकेशन, उसी संप्रेषण को, संचार को बच्चों क्या कहते हैं? भाषा कहा जाता है। अब बच्चों ये तो भाषा की परिभाषा गाडगिल ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने और डॉक्टर रामकुमार सेन ने काफ़ी सारी परिभाषाएं दी है, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा है ना, वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है। क्योंकि बच्चों डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान में पूरे भाषा का जो विज्ञान है ना, उसको रखा है, उसे अच्छी तरीके से समझाया है। लेकिन हम छोटी सी परिभाषा यहाँ पर लेते हैं डॉक्टर सुकुमार सेन के अनुसार, कि बच्चों डॉक्टर सुकुमार सेन ने क्या कहा है? डॉक्टर सुकुमार सेन के अनुसार, डॉक्टर सुकुमार सेन ने कहा है अर्थवान कंठोद्रिगण ध्वनि समिष्ट ही भाषा है। ध्वनि समिष्ट ही भाषा है। क्या है? अर्थवान कंठोद्रिगण ध्वनि समिष्ट ही भाषा है। तो छोटी सी परिभाषा डॉक्टर सुकुमार सेन ने, जो भाषा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने दी है कि अर्थवान कंठोद्रिगण ध्वनि समिष्ट ही भाषा है। यहाँ पर बच्चों दो जो शब्द आए ना, उसका अर्थ है, पहला है अर्थवान, दूसरा है कंठोद्रिगण, तीसरा है इसमें समिष्टि। ये तीनों जो है इनको हम समझते हैं। अर्थवान का अर्थ होता है बच्चों सार्थक। क्या होता है? जो सार्थक अर्थ देता है, जिसका कोई मतलब निकलता है, अभिप्राय निकलता है। और कंठोद्रिगण यानी गले से निकली हुई, गले से निकले हुई या गले से निकली हुई ध्वनि यानी ध्वनियों की समिष्टि यानी समूह को ही क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। तो इसका जब हम अर्थ देखते हैं ना, तो इस तरीके से होता है, मानव के गले से या कंठ से निकली हुई सार्थक ध्वनियों का जो समूह होता है ना, उसे ही क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। तो ये छोटी सी परिभाषा बच्चों आपको याद करनी है कि डॉक्टर सुकुमार सेन ने भाषा की परिभाषा देते हुए लिखा है, या डॉक्टर सुकुमार सेन के अनुसार अर्थवान कंठोद्रिगण ध्वनि समिष्ट ही भाषा है। यह आपको याद रखना है। और बच्चों हम जब परिभाषा लिखते हैं ना, तो ये डबल उद्धरण चिन्ह में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? डबल उद्धरण चिन्ह में लिखी जाती है। फिर मैं दूसरी परिभाषा आपको समझाती हूँ। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार। तो इन्होंने कहा है कि जिस माध्यम से मनुष्य परस्पर यानी आपस में परस्पर अपने भावों एवं विचारों का विनियम यानी आदान प्रदान, विनियम यानी आदान प्रदान करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो देखो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने भी छोटी सी परिभाषा दी है कि जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का परस्पर विनिमय यानी आदान प्रदान करता है, उसे ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो बच्चों पहले हमने भाषा के बारे में जाना, फिर भाषा की व्युत्पत्ति के बारे में जाना कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। और बच्चों जो महाभाष्यकार है ना पतंजलि, उन्होंने कहा है कि मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी ही भाषा है। उन्होंने भी शॉर्टकट में छोटी सी परिभाषा दी है,
संक्षिप्त में कि मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी ही वाक या भाषा या भाष कहलाती है। फिर मैंने इसकी जो व्यवस्थित परिभाषा थी वो आपको बताई कि जिस माध्यम से मनुष्य अपने भाव विचारों को व्यक्त करता है, दूसरों के सामने प्रकट करता है, दूसरों के भाव विचारों को समझता है, उसे ही भाषा कहते हैं। फिर दो परिभाषा लिखी डॉक्टर सुकुमार और बाबूराम के अनुसार, जिसमें डॉक्टर सुकुमार ने कहा कि अर्थवान कंठो उद्रीगण अर्थात मानव के गले से निकली हुई सार्थक ध्वनियों का समूह ही भाषा कहलाता है। ठीक इसी तरह डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने भी परिभाषा दी कि जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है ना, उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो बच्चों पहले हमने भाषा को जाना, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति को भी जान लिया, भाषा की परिभाषा को भी हमने जानने का प्रयास किया। अब बच्चों आगे जो है ना, मैं आपको भाषा के जो दो प्रकार है वो आपको बता देती हूँ। यो तो भाषा के बच्चों करीबन 10 से लेके 12 तक मुख्य प्रकार माने जाते हैं, लेकिन भाषा के जो मुख्य प्रकार होते हैं ना, उन्हें हम जानने का प्रयास करते हैं, उन्हें हमें समझते हैं। तो बच्चों भाषा के जो मुख्य प्रकार है उनमें दो प्रकार मुख्य हैं। भाषा के प्रकार क्या है, भाषा के प्रकार या भेद। तो हम समझते हैं कि भाषा के वो दो भेद या प्रकार कौन से हैं। पहला है यहाँ पर मौखिक, पहला क्या है, मौखिक भाषा, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है यहाँ पर लिखित भाषा। दो प्रकार या दो भेद मैंने लिखे हैं। पहला मैंने लिखा है मौखिक भाषा, दूसरा मैंने लिखा है लिखित भाषा। तो बच्चों भाषा के दो प्रकार मुख्य होते हैं। इसके अतिरिक्त भी बच्चों भाषा के 8 से लेके कोई 8 मानते हैं, कोई 10 और कोई 12 मानते हैं। तो वो प्रकार हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम मौखिक और लिखित को जान लेते हैं। देखो बच्चों मौखिक भाषा वह होती है जो हम मुँह के द्वारा बोलते हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि मैं आपकी ये क्लास ले रही हूँ, तो इस लेक्चर में, इस व्याख्यान में मैं आपको बोल करके आपका जो टॉपिक है, प्रकरण है, वो समझा रही हूँ। तो ये सब क्या है, मौखिक भाषा है। क्या है, मौखिक भाषा है। और मौखिक भाषा के अंतर्गत बच्चों हम बोलकर ही क्या करते हैं, अपनी भाव विचारों को, बात को रखते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं, तो उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। लेकिन बच्चों जो मौखिक भाषा होती है ना, वो कभी स्थायी नहीं होती है। क्या होती है, स्थायी नहीं होती है। क्योंकि मान लो अभी हमने कुछ कहा और 5 मिनट के बाद में हम अपनी बात को बदल दें, तो उसका जो रूप था ना, उसमें क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती है, उसके रूप में हमेशा परिवर्तन आ जाता है। इसके अलावा बच्चों मौखिक भाषा के कई सारे उदाहरण जैसे हम समझ सकते हैं। साक्षात्कार, मान लो कि आपको कहीं नौकरी करनी है, तो आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, और जब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो जो आपका साक्षात्कार लेगा वह व्यक्ति आपसे जो क्वेश्चन आंसर करेगा, तो वह मौखिक भाषा का ही एक रूप है। इसी तरह हम गाना गाते हैं, कविता गाते हैं, वो भी मौखिक भाषा ही है। इसी तरह हम आपस में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, वह भी क्या है, मौखिक भाषा ही है। इसी तरह हम व्याख्यान वगैरह देते हैं, तो वह भी सारा मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आता है। तो हमारे आपस में जो मौखिक रूप से बातचीत होती है, वह भाषा का पहला मौखिक रूप होता है, जो स्थायी नहीं होता है। क्या होता है, स्थायी नहीं होता है। दूसरा रूप है हमारा लिखित भाषा। दूसरा कौन सा रूप है बच्चों, हमारा लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि जब उन्हीं भाव विचारों को जब हम मौखिक रूप से बोलते हैं, अर्थात जो कुछ हमने बोला है या हमारे मन में जो भी भाव और विचार है, जो भी बात है, वो अगर हम लिखकर प्रकट करते हैं, लिखकर समझते या समझाते हैं, तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, लिखित भाषा कहा जाता है। और बच्चों मौखिक के ठीक विपरीत लिखित भाषा है। लिखित भाषा जो होती है ना बच्चों, स्थायी होती है। क्या होती है, स्थायी होती है, जबकि मौखिक भाषा अस्थायी होती है, उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। जबकि लिखित भाषा में हम जब चाहते हैं ना, तभी उसके रूप में परिवर्तन आता है, बाकी वह उसके रूप में परिवर्तन नहीं आता है, वह स्थायी रहती है। जैसे कि बच्चों
आपने आज अपनी कॉपी में होमवर्क किया तो जो भी मैंने व्याख्यान दिया, जो भी मैंने समझाया, उस वह आपको जो भी समझ में आया उसको आपने क्या किया, अपने मन से अपनी कॉपी में नोट किया। तो मेरे भाव विचारों को आपने जब सुनकर उन्हें लिखित रूप दिया, उन्हें ध्वनि चिन्हों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से उसे लिपिबद्ध किया, तो वह हमारी भाषा का लिखित रूप कहलाया। और एक बात मैं बता देती हूँ बच्चों, भाषा का लिखित रूप मौखिक की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? मौखिक की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चों मौखिक भाषा के माध्यम, लिखित भाषा के माध्यम से हम अपने भाव विचारों को बहुत समय तक स्थायी रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत समय तक स्थायी रख सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है हमारा रामचरितमानस। तुलसी की पुस्तक है रामचरितमानस। तो तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस। तो यह बच्चों जो पुस्तक है ना रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा लिखी गई है और इसमें उन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति भावना को लेकर 7 कांड भाग रखे हैं और उनके चरित्र का व्याख्यान किया है। लेकिन बच्चों देखो, तुलसीदास जी उस समय थे, इनका जन्म 1589 में हुआ और मृत्यु 1680 में हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने भगवान श्री राम से भेंट की या उनके चरित्र को उन्होंने देखा, सुना, समझा, जो कुछ भी था, अगर वो व्याख्यान देके चले जाते तो क्या वो भाव विचार स्थायी रहते? अर्थात वो नहीं रहते। लेकिन इन्होंने सहारा जो कुछ भी अपनी भक्ति भावना थी ना, वो सारे अपने पदों में रामचरितमानस नामक पुस्तक में लिखा। अर्थात इन्होंने अपने भाव विचारों को स्थायी रूप दिया। तो पुस्तक उनकी निकलकर सामने आई रामचरितमानस, जिसे आज हम है ना बच्चों 500 साल बाद में भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन और समझ रहे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि लिखित रूप के माध्यम से ही हम अपने भाव विचारों को स्थायी रूप देते हैं और हमारे भाव जो है ना वह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। तो देखो बच्चों, 500 साल पहले की पुस्तक आज भी पढ़ी है और हम उसे पढ़ रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसी तरह वाल्मीकि की रामायण को ले सकते हैं, इसी तरह कबीर का बीजक ग्रंथ ले सकते हैं, इसी तरह हम सुरसागर का जो है सूरदास की सुरसागर या सुर सारावली को ले सकते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि बच्चों कि भाषा का मौखिक रूप स्थायी नहीं होता है और भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। उसके माध्यम से हम अपने बुजुर्गों के भाव विचार है, हम अपने विद्वानों के भाव विचार है, वह जो है आज भी जानते हैं, समझते हैं, उन्हें पढ़ लिख सकते हैं। तो भाषा के मौखिक रूप की अपेक्षा बच्चों भाषा का लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये तो बच्चों भाषा के 2 रूप थे जो मैंने आपको समझाए। अब मैं आपको भाषा की जो विशेषताएं है ना वो पॉइंट वाइज बताऊंगी। पहला है भाषा ध्वनियों का सार्थक समूह है। भाषा ध्वनियों का सार्थक समूह है। अब इसमें कहा गया है कि भाषा ध्वनियों का सार्थक समूह है और यही बच्चों परिभाषा में भी कहा गया था, क्योंकि इसमें ध्वनियाँ होती हैं अर्थात जिनका उच्चारण मुँह से होता है, लेकिन जब उन्हें लिख दिया जाता है तो उन्हें वर्ण कहा या लिपि कहा जाता है। और बच्चों हम जो कुछ भी कहते हैं ना उनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ यानी मतलब निकलता है। तो भाषा सार्थक ध्वनियों का समूह है। दूसरी बात है कि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को स्थायी रूप दे सकते हैं, स्थायी रूप दे सकते हैं। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को स्थायी रूप दे सकते हैं। तो अगर हम मौखिक उन्हें बोल देंगे तो वो स्थायी नहीं होगा, लेकिन लिखित रूप के माध्यम से हम अपने भाव विचारों को बच्चों स्थायी रूप देकर उन्हें पीढ़ियों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा है भाषा गतिशील होती है। भाषा क्या होती है बच्चों?
गतिशील होती है। और इसका मतलब यह है कि भाषा के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन आता रहता है। तो बच्चों आज से 500 साल पहले अगर विश्व में जो भाषाएं प्रचलित थी ना, आज उनके स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आया है। जैसे कि हम ले लें कि हमारी हिंदी भाषा है वह भारोपीय भाषा परिवार से है ना। कौन से भाषा परिवार से? भारोपीय भाषा परिवार से है। फिर उससे वैदिक संस्कृत निकली, फिर उससे लौकिक संस्कृत निकली, फिर उससे प्राकृत निकली, प्राकृत से फिर पाली निकली, पाली से अपभ्रंश निकली, और अपभ्रंश से आज हमारी आधुनिक हिंदी भाषा और उसकी बोलियाँ जो है बोली जा रही है। तो भाषा का जो स्वरूप होता है ना बच्चों, वह नदी के पानी की तरह होता है जो निरंतर बहता रहता है, अर्थात उसके स्वरूप में निरंतर गतिशीलता रहती है, परिवर्तनशील होता रहता है। फिर इसमें 4 जो पॉइंट है ना, वह है भाषा संचार का माध्यम है। भाषा संचार का महत्वपूर्ण माध्यम है। तो भाषा को संचार का महत्वपूर्ण माध्यम इसलिए कहा गया है बच्चों, क्योंकि अगर हम भाषा ही बोलेंगे ही नहीं तो हम कुछ भी नहीं समझा पाएंगे। संकेतों के माध्यम से हम उस तरीके से अपने भाव विचारों को नहीं समझा पाएंगे जिस तरीके से हम जो है ना अपनी भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से अपने भाव विचारों को समझा सकते हैं। तो बच्चों भाषा की काफ़ी सारी विशेषताएं हैं। भाषा ध्वनियों का समूह है। भाषा इसके माध्यम से हम अपने भाव विचारों को स्थायी रखते हैं। भाषा के स्वरूप में परिवर्तन आता है। भाषा सागर की तरह है जो निरंतर बहती रहती है, फलती फूलती रहती है। और भाषा के माध्यम से हम कम्युनिकेशन अर्थात संचार करते हैं, अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को क्या करते हैं, संचालित करते हैं और दूसरों के भाव विचारों को समझते हैं। तो बच्चों भाषा के अंतर्गत हमने इसकी व्युत्पत्ति, भाषा की परिभाषा और 2 प्रकार मौखिक और लिखित और इसकी विशेषताओं को हमने शॉर्टकट में जाना। अब बच्चों आगे जो है ना मैं आपको बता देती हूँ भाषा की इकाइयाँ। भाषा की इकाइयाँ, आगे हमारा जो टॉपिक है ना वो है भाषा की इकाइयाँ की भाषा की इकाइयाँ कौन कौन सी है। तो बच्चों भाषा की 5 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं? भाषा की 5 इकाइयाँ हैं। पहला है इसके अंतर्गत वर्ण, दूसरा है इसके अंतर्गत शब्द, तीसरा है इसके अंतर्गत वाक्य, 4 नंबर पे है इसमें पद, फिर 5 नंबर पे है इसमें व्याकरण, 5 नंबर पे क्या है इसमें व्याकरण। तो यहाँ पर मैं पहले नंबर पर हम ध्वनि भी ले सकते हैं। पहले नंबर पे है ध्वनि, दूसरे पे है वर्ण, तीसरे पे है शब्द, फिर है वाक्य और फिर है पद और व्याकरण। लेकिन व्याकरण को हम अपने अगले टॉपिक में जानेंगे। तो भाषा की मुख्यतः बच्चों 5 ही इकाइयाँ होती है, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। अब हम इन 5 इकाइयों को भी समझते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? बच्चों हम जो कुछ भी अपने मुंह से बोलते हैं, क्या करते हैं? मुंह से बोलते हैं। तो बोलते समय हमारे फुसफुस मुंह के द्वारा, फुसफुसाहट के द्वारा जिनका उच्चारण होता है उनके मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। उनके मौखिक रूप को क्या कहते हैं बच्चों? ध्वनि कहा जाता है। फिर मैंने लिखा है दूसरा वर्ण। क्या लिखा है? वर्ण। तो वर्ण जो होता है ना बच्चों वह ध्वनि का लिखित रूप होता है। क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप होता है। जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती है उन ध्वनियों को जब लिख दिया जाता है, लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो उन्हें वर्ण कहा जाता है। और वर्ण में आप समझते ही हो कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय उन्हें खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उन्हें ही वर्ण कहा जाता है। और वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और इनकी कुल संख्या हमारे कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में 44 रखी गई है। तो ध्वनियों से क्या बनते हैं बच्चों? वर्ण बनते हैं। वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य और वाक्य से पद और पद से भाषा बनती है। फिर आगे इसकी इकाई जो है ना वह है शब्द। क्या है? शब्द। तो बच्चों भिन्न भिन्न वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, भिन्न भिन्न वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। जैसे कि मैंने लिखा क, धन, मैं, धन, ले।
तो बन के आया हमारा शब्द कमल। क्या बना है हमारा शब्द कमल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने समझा इकाई में ध्वनि। जैसे मैंने कहा क, तो यह मौखिक मेरा उच्चारण हुआ, लेकिन जब मैं लिख दूंगी क तो इसमें मेरा क्या हो गया, लिखित वर्ण हमारा क बन गया। लेकिन जब बच्चों भिन्न भिन्न वर्णों को, जैसे कि क धन मैं धन ल, तीन को जब मिला दिया तो भिन्न भिन्न वर्णों का जो सार्थक समूह है या जो बनकर सामने आया है वो है हमारा शब्द है हमारा कमल। जो वैसे तीन, लेकिन स्वर और व्यंजनों को मिलाने से 6 ध्वनियों से ये हमारा शब्द बना है, जिसे कहते हैं कमल। और जब शब्दों को वाक्य में अर्थात एक सेंटेंस में व्याकरण के नियम के अनुसार रख दिया जाता है तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे कमल खाना खा रहा है, उदाहरण है कमल खाना खा रहा है। क्या उदाहरण है, कमल खाना खा रहा है, यानी कि कमल एक लड़का है जो खाना खा रहा है। तो बच्चों मैंने इसकी परिभाषा में बताया कि जब शब्द को व्याकरण के नियमों के अनुसार रखा जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, या उससे वाक्य बनता है। जैसे कमल खाना खा रहा है, तो कमल इसमें करता है, खाना इसमें कर्म है, और यहाँ पर देखो खाना खा रहा है, खाना यहाँ पर क्रिया है और रहा यहाँ पर सहायक क्रिया हमें देखने को मिल रही है। फिर पद है, जब भिन्न भिन्न वाक्यों को आपस में मिलाकर भाषा का निर्माण करते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। इसमें पद 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी, और फिर इससे जो है हमारे भाषा बनती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों हमारी भाषा की 5 इकाइयाँ हैं। पहले है ध्वनि, मनुष्य जो कुछ बोलता है वह पहली इकाई होती है ध्वनि, अर्थात भाषा का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। और ध्वनियों को जब लिख दिया जाता है तो वह वर्ण बन जाते हैं। वर्ण से फिर क्या बनते हैं बच्चों, शब्द बनते हैं। शब्द से फिर हमारा वाक्य बनता है, वाक्य से हमारे पद बनते हैं, और पद से हमारे भाषा का निर्माण होता है। तो बच्चों भाषा की जो इकाइयाँ हैं उनमें 5 महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। क्योंकि जिस प्रकार मानव का शरीर होता है ना, वह आँख, नाक, हाथ, पैर, सिर आदि कई अंग प्रत्यंगों से मिलकर बनता है, उसी तरह भाषा रूपी शरीर की भी बच्चों 5 महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती हैं जिनसे भाषा का निर्माण, लैंग्वेज की रचना होती है। जिसमें मैंने बताया ध्वनि, दूसरा था शब्द, पहला मैंने बताया ध्वनि, दूसरा था हमारा वर्ण, तीसरा था हमारा शब्द, चौथा हमारा वाक्य और 5वां हमारा पद है। तो इन इकाइयों के मेल से ही बच्चों हमारी जो है भाषा बनती है, निरंतर फलती फूलती है या उसकी रचना होती है। तो बच्चों आज भाग 4 की जो हमारी वीडियो क्लास हुई थी उसमें हमारा टॉपिक भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण है। तो इसके अंतर्गत आज हमने जो है पहले भाषा वाला टॉपिक लिया है और इसमें हमने भाषा शब्द की व्युत्पत्ति को जाना, फिर संस्कृत के भाष से बना है, फिर भाषा की परिभाषा जानी, फिर उसके 2 प्रकार मौखिक और लिखित 2 प्रकारों को अच्छी तरीके से जानने और समझने का प्रयास किया। फिर हमने भाषा की विशेषताओं के बाद उसकी इकाइयों को जाना, जिसमें हमने समझा कि हमारी भाषा की 5 इकाइयाँ होती है जिससे उसकी रचना या उसका निर्माण होता है। तो बच्चों इसके बाद में भाग 5 की जो मेरी क्लास होगी ना, उस कक्षा के अंतर्गत हम आधुनिक हिंदी की बोलियाँ और उसकी भाषा वगैरह को जानेंगे, और इसमें हम बोल लिपि को जानेंगे, बोली और व्याकरण को जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज की जो वीडियो क्लास में मैंने समझाया है उसको आप अच्छी तरीके से जानने और समझने का प्रयास करेंगे।